हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिन भी बच्चों का जिस भी DDU यूनिवर्सिटी के 27 को एग्ज़ाम है मैथ वैथ का, तो वो हमारे जो भी वीडियोस इस पर डिफरेंशियल और इंटीग्रल लैप्लास जो भी पढ़े हुए हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हो सकता है आपके पेपर में उसी से रिलेटेड आ जाए, क्योंकि CSJM का जो भी पेपर आया है बिल्कुल पूरा पैटर्न मतलब पूरा फंसा ही फंसा है। तो बहुत ईजी पेपर भी आया था, तो आप लोगों का भी कोई टफ नहीं आने वाला है। आप वहाँ से लैप्लास और डायनेमिक्स, स्टैटिक्स ये सब हमारे पढ़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आया था, अभी मैंने उसको देखा नहीं क्या आया था, लेकिन मतलब सब कुछ बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, जिनका अदर पेपर है। तो बाकी हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, जिनका केमिस्ट्री का है कानपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कार्नोट चक्र एक सैद्धांतिक ऊष्मागतिकी चक्र है जिसकी परिकल्पना 1823 में वैज्ञानिक कार्नोट ने दी थी। कार्नोट चक्र जो नाम रखा गया, कार्नोट वैज्ञानिक के नाम पर ही रख दिया गया है। ठीक है, तो गैस का ऊष्मीय समऊष्मीय प्रसार क्या होता है? उत्क्रमणीय बताया था। जो इसे बर्फ़ को पानी और पानी से बर्फ़ बना दिया तो वो उत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय जिसको चेंज ना कर पाएँ, जैसे दूध से दही बना दिया, आप दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो उत्क्रमणीय संप्रसार के लिए Q0 होता है, डेल्यू इक्वल टू -W होता है। ठीक है, कार्य होता है जो वो माइनस होता है। किरचॉफ के नियम अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, किरचॉफ के सारे नियम, तो उनको याद कर लेना है। डेल्यू बराबर CV डेल्टा T इक्वल टू CV T1 - T2 इक्वल टू -W। जो 2019 का पेपर है उसमें किरचॉफ नियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हमने डिस्कस किया हुआ है 2019 का क्वेश्चन पेपर, आप देख लीजिए। ठीक है, कार्नोट चक्र की दक्षता ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित होता है। ठीक है, जो कार्य में परिवर्तित होता है, ये ईंटा, ये जो साइन बना है एन के जैसे, इसको ईंटा बोलते हैं। ठीक है, ये ईंटा होता है, बस थोड़ा सा नीचे बढ़ा देते हैं। ये बराबर क्या होता है? Q2 - Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T2 - T1 अपॉन T2। इन दोनों में से कोई भी दिख जाए, ये वाला दिखे या ये वाला, तो दोनों ही सही हैं। ठीक, Q2 - Q1 अपॉन Q2 या T2 - T1 अपॉन T2। ठीक है, दोनों हमारे वैल्यू होती हैं किसकी? दक्षता की। ठीक है, ईटा बराबर W/Q2 या लिखा हो, सब एक ही चीज़ है। दूसरा नियम क्या है? ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है, आपसे बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी नियम है सब पढ़ के जाएंगे। ऊष्मागतिकी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ये T2 - T1 वाला ही था। ठीक है, दूसरा नियम है, किसी भी निर्जीव वस्तु द्वारा दाब के किसी भाग को उसके चारों ओर स्थित सबसे ठंडी वस्तु से अधिक ठंडा करके यांत्रिक कार्य किया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय के किसी भाग में बिना कोई परिवर्तन किए ऊष्मा को समतुल्य कार्य पूर्णतः परिवर्तित करना असंभव है। ठीक है, मतलब किसी भाग में अगर कोई परिवर्तन किए बिना उसकी ऊष्मा को हम लोग कार्य में चेंज कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये Q2 बराबर W1 इंटीग्रेशन V1 to V2 R dV बाउंड V, ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, NRT2 अपॉन ये शायद, हाँ यही था, इसी टाइप से एक कोई था, चाहे ये वाला हो चाहे ये कोई सा था जो आपके पेपर में पूछा गया था। अभी हमने पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा 2019 का पेपर, उसमें पूछा गया था NRT2 log V2 अपॉन V1। ठीक है, अगला जो है रुद्धोष्म, ये समतापी के लिए था। ठीक है, जिसमें T टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। रुद्धोष्म में देख लीजिए NCV T2 - T1 हो जाएगा। समतापी संपीड़न के लिए NRT1 log V3/V4। और एंट्रोपी की संकल्पना क्या होती है? एंट्रोपी के लिए Q/T क्या होता है? कांस्टेंट होता है। 1 - Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1 - T1 अपॉन T2। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे है एंट्रोपी की इकाई क्या होती है, मतलब मात्रक क्या होता है? तो एंट्रोपी का मात्रक होता है कैलोरी पर मोल केल्विन इनवर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी पूछा गया था आपके पेपर में। ठीक है, SI मात्रक पूछेगा तो जूल पर मोल केल्विन इनवर्स या जूल केल्विन इनवर्स कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस से आपको पता है क्वेश्चन आए थे ना, तो आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा? ये कुछ चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, 4 से 5 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो 100 आते थे तो उसमें तो ज़्यादा ही क्वेश्चन मिल जाते थे, अब आपको 2 से 3 मिल सकते हैं। ठीक है, डेल C इक्वल टू NR log V2/V1। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय में क्या होगा? ये तो समतापी प्रसार में हो गया NR log V2/V1, और सम एंट्रोपी जब अनुत्क्रमणीय प्रसार में पूछेगा, ठीक है, तो Q0 हो जाएगा। ठीक है, ना तो उसमें अंदर जाएगी ना बाहर होगी, तो
Q ज़ीरो हो जाएगा। वोल्टेज समीकरण क्या होती है, आ जाएगा कि इनमें से कौन सी वोल्टेज मैन समीकरण है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो जहाँ दिया होगा वही से होगा, S इक्वल टू K log W, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी प्रायिकता किसी अवस्था की वास्तविक प्रायिकता और किसी ऊर्जा तथा आयतन वाले निकाय की पूर्णतः क्रमबद्ध अवस्था की प्रायिकता की निष्पत्ति है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस तो हैं नहीं ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी ज़्यादा, क्योंकि ये इसी से क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, पक्का बता रहे हैं। और ये पूरी PDF आपको शाम को मिल जाएगी, आप चाहें तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। आप कई बार रिपीट कर लीजिए 2-3 बार वीडियो, फिर देखिए आपको आधी चीज़ें पहले से याद हो चुकी होंगी, ठीक है। ननसल्ट ऊष्मा प्रमेय ठोसों में ही लागू है, ठीक है। ननसल्ट ऊष्मा प्रमेय किस में लागू होती है, तो ओनली सॉलिड्स में, ठीक है, ठोस में ही लागू होगी। अगला है स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया, वह अभिक्रिया है जो एक बार प्रारंभ किए जाने पर 1 मिनट, यहीं तक था, ओके। स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो एक बार प्रारंभ किए जाने पर स्वयं चलती रहती है, ठीक है। स्वतः प्रवर्तित क्रिया क्या होगी, जिसमें एक बार अगर जो है अभिक्रिया शुरू हो जाए तो वो खुद से चलती रहेगी, ठीक है। मतलब जैसे लुढ़कती हुई गेंद लुढ़क रही तो लुढ़कती रहेगी, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो अपने आप स्वतः चलता रहेगा। और किसी भी ठोस की परम ताप पर एंट्रोपी अगर पूछे आपसे कि परम ताप पर एंट्रोपी क्या होगी, तो शून्य होगी, ठीक है। परम शून्य ताप पर, परम ताप पर नहीं, सॉरी, परम शून्य ताप पर, ठीक है। परम शून्य ताप पर एंट्रोपी भी हमारी शून्य होती है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा कार्यफलन, आपसे ये भी पूछेगा, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, डेल जी इक्वल टू डेल एच टी डॉट डेल्टा एस, ओके। आगे देखते हैं, ऊष्मा का किसी पिंड के सिरे से गर्म सिरे से की ओर स्वतः परिवर्तित होना असंभव है, ठीक है। अगर कोई ठंडा सिरा है, ठंडे सिरे से गर्म सिरे में नहीं जाएगी। आपको पता है ऊष्मा क्या करती है, जो मतलब जैसे ये एक गोला है जो बहुत गर्म है, ये एक ठंडा है, तो ऊष्मा गर्म वाले से ठंडे वाले में ट्रांसफ़र होती है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, आप जैसे आप कोई सामान यहाँ पे गर्म रखा है, ठीक है, जैसे मतलब आपने मान लीजिए चाय बनाई, ठीक है, चाय यहाँ पे रख दी, थोड़ी देर बाद उसके पड़ोस में कोई ग्लास आप रख दीजिए, आप देखेंगे वो ग्लास भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो गया इधर, ठीक है। तो ठंडी से गर्म में नहीं जाएगी, बल्कि गर्म से ठंडे में आएगी, तो ठंडे से गर्म में जाना असंभव है, ठीक है। गर्म से ही हमेशा ठंडे में जाएगी। अगला है, किसी निकाय के किसी भाग में बिना कोई परिवर्तन किए ऊष्मा के समतुल्य कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता, असंभव है ये काम, ठीक है। अगर उसमें काम हम लोग कोई परिवर्तन ही ना करें तो उसमें ऊष्मा को उसके कार्य में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। समतापी प्रसार के लिए सूत्र ये देख लीजिए, रुद्धोष्म प्रसार के लिए अलग है, और संपीड़न के लिए अभी पीछे भी देखा है, ठीक है। ईटा बराबर W/Q2 ये भी देख लिया, S बराबर QRT। और अनुत्क्रमणीय प्रद्युतन में पूछे तो निकाय और वातावरण के लिए एंट्रोपी में वृद्धि कितनी हुई, तो डेल एस सिस्टम और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अनुत्क्रमणीय के लिए ग्रेटर देन 0 होगा और उत्क्रमणीय के लिए इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, किसी ठोस और द्रव में एंट्रोपी परम शून्य ताप पर सदैव शून्य होती है। अभी पहले भी बता चुके हैं, परम शून्य ताप पर हमेशा एंट्रोपी शून्य होगी। प्रत्येक निकाय की एंट्रोपी एक धनात्मक राशि है जो परम शून्य हो सकती है, ठीक है। एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी जो परम शून्य हो सकती है, ठीक है, मतलब 0 भी हो सकती है। और शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए हमेशा 0 ही होगी, ठीक है। बोल्ट्जमैन समीकरण के अनुसार ऊष्मागतिकी प्रायिकता किसी अवस्था की वास्तविक प्रायिकता तथा किसी उसी यहाँ पर कुछ छूट गया है, ठीक है, आयतन वाले निकाय की पूर्ण एवं क्रमबद्ध अवस्था की प्रायिकता की निष्पत्ति S बराबर K log W, ये भी पीछे देख चुके हैं। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है, ठीक है। परम शून्य ताप पर एंट्रोपी क्या होगी, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी हमेशा शून्य होगी। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ये अगला चैप्टर है, मतलब कुछ और रिलेटेड है इससे। जब किसी विद्युत धारा को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रतिरोध होता है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच पाए जाने वाले विद्युत अपघट्य की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश में तो अभी तो नहीं है मेरे पास उपलब्ध, तो अब हम क्या बता सकते हैं।
जो है वो बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता लैम्डा वी बराबर के वी इंटू बी। इसका मात्रक देखिए, मात्रक जैसे आपको फिजिक्स में भी बताए गए थे, मात्रक बहुत पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिए, तो इनके मात्रक भी आप लोग याद करके जाएंगे। और आपको भी 2019 का जो पेपर डिस्कस किया था उसमें देखा था कि आपसे एंट्रोपी का मात्रक पूछा गया था, ठीक है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, यदि किसी चालक के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो पूछ लेगा कितनी दूरी हो, तो 1 सेंटीमीटर हो, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो चालकता जो होगी वो विशिष्ट चालकता होगी, ओके। तो विशिष्ट चालकता ज्ञात करने के लिए चालकता के मान को किसी निश्चित गुणांक से गुणा करना पड़ता है, और वो जो गुणांक होता है वही हमारा सेल स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। तो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन कैपिटल ए, ठीक है, ये याद कर लेंगे। कोलरास का नियम, देखिए कोलरास का नियम इंपॉर्टेंट है, नियम आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसा राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये सारे नियम पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ओस्टवार्ड की तन्यता का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ये जितने भी नियम है ना बिल्कुल रट लीजिए, ठीक। यहाँ लैम्डा जीरो बराबर लैम्डा सी जीरो लैम्डा ए जीरो, जो लैम्डा जीरो ये पहले लिखा है ये अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है, और जो लैम्डा सी है वो अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता है, और जो नीचे ए लिखा है ये अनायन की है, मतलब एनोड, अनंत तनुता पर ऋणायन की आणविक चालकता है, ठीक है। आणविक चालकता की गणना कैसे करते हैं, तो टी प्लस बराबर यू सी अपॉन यू सी प्लस यू ए, ठीक है। और इस टाइप से भी लिख सकते हैं अभिधनायन का अभिगमनांक क्या होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो धनायन की चालकता बटे आपसे दे देगा धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर विद्युत अवघट्टों की तुल्यांकी चालकता, और कहेगा बताइए अभिगमनांक क्या होगा, तो आपको बता देना है लैम्डा सी बाई लैम्डा जीरो, ये फॉर्मूला लगा देंगे, आ गया। ऋणायन की पूछेगा तो ऋणायन बटे विद्युत अवघट्टों की तुल्यांकी चालकता, बस यही करना है। अब देखिए ओस्टवार्ड का तनुता का नियम आ गया, अभी बताया था ना। दुर्बल अवघट्ट के विलयन में अवघट्ट के आयनिक अणुओं और आयनों के मध्य साम्यावस्था रहती है, जिसे आयनिक साम्य कहते हैं। पहली बार में देख रहे होंगे तो बहुत अजीब लग रहे होंगे ना, ये ऐसे क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, तो इनको कई बार देख लीजिए फिर बिल्कुल ईजी लगने लगेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करते भी रहेंगे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। आर्हीनियस का आयनन सिद्धांत क्या है बताइए। तो आर्हीनियस का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि किसी विद्युत अपघट्ट को जल या अन्य ध्रुवीय विलायक में घोलने पर उसके अणु स्वतः धनावेशित या ऋणायनों में विभक्त हो जाते हैं। समायन प्रभाव क्या होता है, कोई एक आयन समान होगा दो विद्युत अपघट्टों में तो वो समायन प्रभाव कहलाता है। विलेयता गुणांक क्या होता है, विलेयता गुणांक होता है किसी विद्युत अपघट्ट के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता का गुणनफल, ठीक है। राउल्ट का नियम, अभी नियम बताए थे ना, नियम ये भी इम्पोर्टेंट है। राउल्ट का नियम दे देगा, इसमें से कौन सा राउल्ट का नियम है तो आप बता पाएंगे। वाष्पशील घटक का वाष्प दाब सभी तापों और समस्त परास्पर शुद्ध घटक के वाष्प दाब और विलयन में उस घटक के मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है। इसके मात्रक देख लीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आप लिख लीजिएगा कहीं जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। आणविक चालकता का भी दिया हुआ है। कोलराउस का नियम का उपयोग जो हम लोग दुर्बल अपघट्टों की अनंत तनुता पर जो है चालकता निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। जल का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, H + OH - 1 × 10⁻⁻14 के बराबर होता है, ठीक है। ओस्टवार्ड का नियम बताया है किस पे लागू होगा, केवल दुर्बल आयनों पर लागू होगा, ठीक है। और कोलरास का नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर लागू होता है, ठीक है। और ओस्टवार्ड का नियम होता क्या है, तो K अल्फा प्रोपोर्शनल टू √V या K = α² v, ठीक है। देखिए v कैसे हो गया, आप सोच रहे हैं यहाँ √V है तो यहाँ √V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर v हो जाएगा, नीचे √V v होता है ना, इसलिए, ठीक है। α² = v, तो अल्फा बराबर √V नहीं आ जाएगा, k तो कांस्टेंट है वहाँ पे। अब k हटा करके ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, देखिए प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ k √V आ गया, देखिए, ठीक है। यहाँ से रूट हटा दो, इधर आ गया, α² प्रोपोर्शनल टू v हो गया। देन ये v नीचे भेज दिया तो α² v प्रोपोर्शनल हटा दिया, k कांस्टेंट आ गया, लगाते हैं ना k कांस्टेंट। ओस्टवार्ड का तनुता के नियम के द्वारा 4 कथन दिए होंगे, कहेगा ओस्टवार्ड के नियम के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं होगा। दुर्बल आयन और क्षारों के आयनन स्थिरांक का निर्धारण, आयनन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है, ओस्टवार्ड के तनुता के नियम से कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।